नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बताता हूं आज कौन कौन सा चैप्टर खोलूंगा और किस किस की क्लास लगी। भारत के वो हिस्से जहां हिंदू खत्म होने वाले हैं, आज उनके बारे में बताऊंगा। वो देश जहां आबादी का बैलेंस बिगड़ा तो बंटवारा हो गया, आज उसका चैप्टर खोलूंगा। और वायुसेना के बेमिसाल 90 साल का हिस्ट्री का चैप्टर लाया हूं। कैसे पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ी, वायुसेना के वो किस्से जो आपने शायद नहीं सुने होंगे, आज वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का रिवीजन, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता उदित राज ने अपमानजनक ट्वीट किया। उदित राज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुर्मू जैसी राष्ट्रपति किसी देश को न मिले, चमचागिरी की भी हद है। उदित राज के ट्वीट पर बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि क्या वो उदित राज के ट्वीट का समर्थन करती है। विवाद बढ़ने पर उदित राज ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रेसिडेंट पर उनकी निजी राय है, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर स्कूल और अस्पताल खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने इसकी घोषणा की है। इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा वक्फ संपत्तियों की अवैध कब्जे और बिक्री को रोकना है। उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों का सर्वे भी चल रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी शामिल हुई। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त कर्नाटक में है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार ने यात्रा की शुरुआत पर भरोसा जताया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सोनिया गांधी के आने से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर से 3 दिन के गुजरात दौरे पर होंगे। 3 दिनों के दौरे पर पीएम मोदी कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। गुजरात दौरे में पीएम मोदी मोढेरा के सूर्य मंदिर में जाने वाले हैं। इस दौरे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश जाएंगे। यहां वो नए महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। मुंबई में हुई दशहरा रैली में भीड़ की ताकत दिखाने में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पीछे रह गए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की रैली में 3 लाख लोग आए, जबकि ठाकरे की रैली में 2.5 लाख लोगों के आने का अनुमान है। उद्धव ठाकरे ने रैली में एकनाथ शिंदे पर उनके पिता बाल ठाकरे का नाम चुराने का भी आरोप लगाया। जवाब में एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की प्राइवेट कंपनी नहीं, शिवसेना उन लोगों की है जिन्होंने इसके लिए खून पसीना बहाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के 4 लोगों की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। मरने वाले सभी एक ही परिवार के थे। 8 महीने की बच्ची भी थी। इन सभी के शव एक बगीचे में मिले हैं। वहीं अमेरिका के ही इंडियाना में एक भारतीय छात्र की उसके रूममेट ने हत्या कर दी। मृतक भारतीय छात्र इंडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। अफ्रीकी देश गाम्बिया में कफ सिरप इस्तेमाल करने से 12 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। दावा किया गया कि यह कफ सिरप भारत में बना था। भारत सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों की मौत की रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें बच्चों की मौत का संबंध कफ सिरप से जोड़कर बताया गया। ईरान में जारी एंटी हिजाब प्रोटेस्ट दुनिया के कई देशों में फैल गया। फ्रांस की ऑस्कर अवार्ड विनर अभिनेत्रियों ने अपने बाल काटकर ईरान की महिलाओं का समर्थन किया। इसके अलावा स्वीडन की सांसद अबीर अल सहलानी ने संसद में ही अपने बाल काटकर एंटी हिजाब मूवमेंट को सपोर्ट किया। 16 सितंबर को महसा अमीनी नाम की लड़की की मौत के बाद पूरे ईरान में हिजाब का विरोध शुरू हुआ था। थाईलैंड के डे केयर सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। 20 बच्चों समेत 34 लोगों की मौत की खबर है। हमलावर पूर्व पुलिसकर्मी है। डे केयर सेंटर में फायरिंग से पहले इसने अपनी पत्नी और बच्ची को भी गोली मार दी। इसके बाद उसने डे केयर सेंटर में फायरिंग की और अंत में खुद को गोली मारकर मर गया। और अब आबादी असंतुलन के उस खतरे का चैप्टर जिसमें किसी देश के टुकड़े हो जाते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरे की स्पीच में आबादी असंतुलन के खतरे की बात उठाई तो कई लोगों को यह बात चुभ गई और बहुत चुभ गई। मोहन भागवत ने इस बार जोर दिया कि देश के कई इलाकों में आबादी का असंतुलन हो गया है, यानी एक वर्ग की आबादी दूसरे वर्ग की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही है। आबादी के असंतुलन का सबसे बड़ा खतरा यह भी है कि इससे देश के टुकड़े भी हो जाते हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो आबादी के असंतुलन की वजह से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मोहन भागवत ये कहते दिखाई दिए कि भारत को ऐसी समग्र जनसंख्या नीति पर काम करना चाहिए जो सब पर समान रूप से लागू। पहले संघ प्रमुख की यह जरूरी बात आप सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि आबादी असंतुलन का खतरा क्या है और जो वो कह रहे हैं
वो जमीनी तौर पर कैसा दिखता है। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। धार्मिक आधार पर जनसंख्या असंतुलन से देशों के टुकड़े हो जाते हैं। इसके उदाहरण पूरी दुनिया में मौजूद हैं। यूरोप का एक देश है सर्बिया, जिससे अलग होकर 2008 में कोसोवो नाम का नया देश बना। सर्बिया की बहुसंख्यक आबादी क्रिश्चियन है, जबकि कोसोवो में 96% आबादी मुस्लिम है। इसलिए आखिरकार 2008 में सर्बिया से अलग होकर कोसोवो ने खुद को आजाद देश घोषित कर दिया। इसे सर्बिया ने आज तक मान्यता नहीं दी, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन समेत 100 देशों ने कोसोवो को मान्यता दे दी। यानी एक इलाका जहां पर 96% आबादी मुस्लिम हो गई, वो अलग देश ही बन गया। यह आपको इंटरनेशनल उदाहरण दे रहा हूं, जो मोहन भागवत कह रहे हैं उसका परिप्रेक्ष्य समझने के। और यह मुसलमानों की सिर्फ बात नहीं है, यह आपको इसका उदाहरण दिया इसलिए आपको लग रहा है, आपको दूसरी चीजें भी बताऊंगा। इसी तरह से पूर्वी तिमोर का उदाहरण, 2002 में इंडोनेशिया से अलग होकर पूर्वी तिमोर आजाद देश बना। इंडोनेशिया और पूर्वी तिमोर की जनसंख्या में धार्मिक आधार पर असंतुलन बढ़ गया। इंडोनेशिया में 90% आबादी मुस्लिम है, जबकि पूर्वी तिमोर की लगभग 98% आबादी क्रिश्चियन है। समझे, किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं है, लेकिन जहां भी एक धर्म विशेष एक पर्टिकुलर एरिया में बढ़ जाता है, वहां क्या होता है वो आपको समझा रहा हूं। और इसीलिए पूर्वी तिमोर आखिरकार इंडोनेशिया से अलग हो गया। इसी तरह से दक्षिणी सूडान का उदाहरण है, जहां बहुसंख्यक आबादी ईसाइयों की है। 2011 में दक्षिणी सूडान अलग देश बना। दक्षिणी सूडान में 60% ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। इस इलाके पर सालों से अरब के मुसलमानों का राज था। 2011 में सूडान ने खुद दक्षिणी सूडान को अलग देश की मान्यता दे दी। इसी तरह से युगोस्लाविया का उदाहरण है। 1960 तक युगोस्लाविया एक अखंड देश हुआ करता था, लेकिन 1960 में युगोस्लाविया कई देशों में बंट गया। युगोस्लाविया के टूटने की मुख्य वजह जनसंख्या के आधार पर वहां के लोगों में धार्मिक और सांस्कृतिक असंतुलन माना जाता है। आज दुनिया के नक्शे पर युगोस्लाविया नहीं है, उसकी जगह क्रोएशिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, मैसेडोनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना ऐसे देश बन गए। तो आप दुनिया में ये उदाहरण देख रहे हैं, जिसकी चिंता मोहन भागवत जो जता रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है। कुछ उदाहरण हैं दुनिया भर में जो दिखते हैं कि अगर जनसंख्या का असंतुलन हो गया तो चीजें बिगड़ी हैं। दुनिया भर में उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जैसे ही इसके बारे में कहा, उनके खिलाफ ओवैसी जैसा नेता तुरंत बोलने लगे। ओवैसी जी को तो वैसे भी आजकल हर चीज में बोलना होता है। ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान को लेकर कहा कि मोहन के लिए यह अभद्र भाषा का सालाना दिवस है। जनसंख्या असंतुलन के डर से दुनिया भर में नरसंहार, जातीय सफाई और हेट क्राइम्स हुए हैं। सर्बियाई राष्ट्रवादियों द्वारा अल्बेनियाई मुसलमानों के नरसंहार के बाद कोसोवो का गठन किया गया था। अगर हिंदुओं और मुसलमानों का एक ही डीएनए है तो असंतुलन कहां पर है? जनसंख्या नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेजी से गिरावट आई। लेकिन मोहन भागवत जिस जनसंख्या असंतुलन की बात कर रहे हैं वो आपको आंकड़ों के जरिए बताता है। अमेरिका की प्यू रिसर्च के मुताबिक अगर आप ये देखने जाएंगे कि क्या हुआ है देश के अंदर, तो इसके लिए आपको समझना होगा ये प्यू रिसर्च उसका डेटा है। और ये प्यू रिसर्च क्या कहती है? 1951 से 1961 इस दौरान मुस्लिम आबादी बढ़ी, मुस्लिम आबादी, और इधर आपको लिख देता हूं हिंदू, ठीक है। इस दौरान मुस्लिम आबादी बढ़ी 33% बढ़ गई, ऊपर चली गई, और हिंदू आबादी कितनी बढ़ी? 21% बढ़ी।
ठीक है, ईसाई 29% बढ़े। 1971 से 1981 के बीच में, 1981 के बीच में मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ी? 31% बढ़ी, और हिंदू आबादी 24% बढ़ी, ईसाई 18% बढ़े। इसके बाद 1981 से लेकर 1991 इस दशक में अगर आप देखेंगे तो देश के अंदर मुस्लिम आबादी 34% बढ़ी, 34% इंक्रीज, और हिंदू आबादी 23% बढ़ी। लगभग हर दशक में आप देखेंगे हिंदू आबादी जो बढ़ रही है और मुस्लिम आबादी जो बढ़ रही है उसके बीच में 10% का, कम से कम 10-11% का गैप है। ईसाई आबादी 19% बढ़ी। 2011 की जो जनगणना है उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो 2001 से 2011 के बीच, ये 2001 से 2011 के बीच बता रहा हूं, मुस्लिम आबादी 25% बढ़ी। यानी अगर आप पिछले दशकों से कंपेयर करेंगे तो मुस्लिम आबादी बढ़ने की दर में कमी आई, लेकिन हिंदू आबादी बढ़ने की दर और घट गई, वो 17% पर आ गई। मतलब यहां भी 8% का गैप है, और ईसाई आबादी 16% बढ़ी। तो आबादी बढ़ने की रफ्तार में जो असंतुलन दिख रहा है उसका असर क्या हुआ यह भी आपको जानना चाहिए। 1951 में करीब 84% से ज्यादा हिंदू थे। 2011 में यह करीब 79.8% हो गए, मतलब 5%, 4-5% कमी हो गई। 1951 में 9.8% मुसलमान थे भारत के अंदर। 2011 में अभी 14.2% है, मतलब करीब 5% का ग्रोथ। 1951 में 2.3% ईसाई थे भारत में, जो अब भी 2.3% पर ही है। 1951 में सिखों की आबादी करीब 2% के आसपास थी, 1.9%, जो 2011 में घटकर 1.7% हो गई। 1951 में जैन करीब 0.5% थे, 2011 में घटकर 0.4% हो गए। मतलब अगर आप मोटे तौर पर देखिएगा तो सबकी आबादी 1951 से आज की स्थिति में घट गई है। सिर्फ मुसलमानों की आबादी 9% से थोड़ी ऊपर थी, अब बढ़कर 14% हो गई। देश के कुछ राज्यों में किस तरह से हिंदू आबादी घट रही है उस पर प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच अरुणाचल प्रदेश में 5.6% हिंदू आबादी कम हुई। अरुणाचल प्रदेश में 29% हिंदू हैं, यानी अगर यही रफ्तार बनी रही तो 50 साल में अरुणाचल प्रदेश से हिंदू आबादी खत्म हो जाएगी। 2001 से 2011 के बीच मणिपुर में हिंदू आबादी 4.6% घटी। मणिपुर में 41% हिंदू रहते हैं। इसी दर से मणिपुर में अगले 100 साल में हिंदू खत्म हो जाएंगे अगर यही हाल रहा। 2001 से 2011 के बीच मिजोरम में 0.8% हिंदू आबादी घटी। मिजोरम में मात्र 3% हिंदू रहते हैं। यही रफ्तार रही तो लगभग 35 सालों में मिजोरम से हिंदू आबादी खत्म हो जाएगी। असम की बात कर लीजिए, 2001 से 2011 के बीच असम में 3.5% के आसपास हिंदू घट गए। इसी तरह से 2001 से 2011 के बीच त्रिपुरा में 2.2% हिंदू आबादी घटी है। छत्तीसगढ़ में 1.5% हिंदू घटे हैं। केरल में करीब 1.4% हिंदू कम हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 1.9% हिंदू घट गए। जम्मू कश्मीर में 10 साल में 1.2% हिंदू आबादी कम हो गई है। इसी दौरान देश के अलग अलग राज्यों में दूसरे समुदायों की आबादी कितनी बढ़ी, इसे लेकर प्यू रिसर्च की रिपोर्ट आपको बताती है कि 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी असम में 3.3% बढ़ी, पश्चिम बंगाल में करीब 2% के आसपास बढ़ गई, उत्तराखंड में 2% बढ़ गई, केरल में करीब 2% बढ़ गई, गोवा में 1.5% बढ़ गई, जम्मू कश्मीर में 1.3% बढ़ गई, हरियाणा में 1.2% बढ़ी, लक्षद्वीप में 1.1% बढ़ी। इसी साल मई में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसत फर्टिलिटी रेट 2% हो गई। 2015-16 में औसत फर्टिलिटी रेट 2.2% पर था। शहरी इलाकों में यह 1.6% है, ग्रामीण इलाके में 2.1%। फर्टिलिटी रेट 2.10% के रिप्लेसमेंट लेवल से कम पर पहुंच गया है। फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला जो है वो कितने बच्चे पैदा कर सकती है या कर रही है। रिप्लेसमेंट लेवल से कम होने का मतलब है कि आबादी कम होनी शुरू होगी। किस समुदाय में कितनी
फर्टिलिटी रेट यानी टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR, ये भी आपको बता देता हूं। हिंदू महिलाओं में फर्टिलिटी रेट 1.94% है। मुस्लिम महिलाओं के लिए ये 2.36% है। ईसाइयों में ये 1.88% है। सिख महिलाओं के लिए ये 1.61% है। बौद्धों के लिए 1.39% और जैनियों के लिए 1.6%। देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की मांग नई नहीं है और इसके लिए 1976 में संविधान संशोधन भी किया गया था। 1976 में संसद के दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा के बाद 42वां संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ था और संविधान की 7वीं अनुसूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का प्रावधान किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अधिकार होने के बाद भी आज तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बन पाया और आबादी 130 करोड़ के पार चली गई। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि 2027 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन जनसंख्या की समस्या को लेकर आज भी हमारे देश के लोग कितने लापरवाह हैं, इसे लेकर आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। मुजफ्फरनगर जिले के हरसौली गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इस गांव में जनसंख्या को लेकर क्या स्थिति है। आपका नाम क्या है? सलीम। हाँ जी। सलीम जी, कितने बच्चे हैं आपके पास? 10 बच्चे हैं जी। आपके 10 बच्चे हैं जी। और आप करते क्या हैं? मजदूरी कर रहे हैं जी। अच्छा, अभी 10 के 10 बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं? दो बच्चे जा रहे हैं जी और मजदूरी कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? शमशाद, मोहम्मद शमशाद। आप भी इसी गांव से हैं? गांव बिहारी। गांव बिहारी कितना दूर है यहाँ से? मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है। हाँ, मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है, जानसठ। अच्छा, तो आपके गांव में भी यही हालात हैं कि जनसंख्या बड़ी है? कितने कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? सबसे ज्यादा बच्चे किसके हैं आपके यहाँ? 14, 15, 16 तक बच्चे हैं। 14, 15, 16 तक बच्चे हैं। किसके हैं? खलील हो गया, अनीस हो गया, हाँ, कुरैशी। अच्छा, और बतेरे हैं 10 बच्चे भी और बतेरे हैं। अच्छा, तो ये लोग जिनके इतने सारे बच्चे हैं, ये बच्चों को स्कूल भेजते हैं या सिर्फ सब काम धंधे पे सबको लगाया हुआ है? बिजनेस कर रहे हैं जी लोग। अच्छा, छोटे बच्चे बिजनेस कर रहे हैं? बड़े हो गए बच्चे, बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। अच्छा, किसी का सबसे छोटे बच्चे वो क्या कर रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं? जा रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं कुछ बच्चे। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। आपका नाम क्या है? इरफान जी। इरफान, बच्चे स्कूल जाते हैं या क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। 6 के 6 बच्चे स्कूल कॉलेज जा नहीं रहे जी, 5 जाते हैं, 1 रहता है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने संघ प्रमुख के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि जहां भी डेमोग्राफी चेंज होती है वहां देश विरोधी गतिविधियां शुरू हो जाती है। PFI जैसे संगठन खड़े हो जाते हैं। इसके ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए क्योंकि मैं तो पश्चिम बंगाल में रहा हूं, जिस प्रकार वहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई है और उसके कारण वहाँ एक अराजकता का वातावरण पैदा हुआ है। जहाँ भी जनसंख्या की डेमोग्राफी चेंज होती है वहाँ इस प्रकार की गतिविधियाँ होती है जो देश विरोधी होती है। वहाँ PFI सक्रिय हो जाता है वहाँ, तो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। ये किसी पार्टी का विषय नहीं, ये देश का विषय। तो इसीलिए देश में बढ़ती जनसंख्या पर न सिर्फ चर्चा बल्कि एक बड़ा जरूरी कानून आना चाहिए। इसको लेकर लगातार मांग उठती रही है। कई राज्यों में थोड़ी बहुत कोशिश हुई है, लेकिन इसके क्या परिणाम हो सकते हैं इसको लेकर कोई बोल भी देना तो तुरंत हंगामा खड़ा हो जाता है और इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता है। बॉस, देश में अगर संसाधन नहीं बचेंगे ना तो ना हिंदू बचेगा, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। यह ध्यान रखिएगा। अपनी आबादी खाली कोई भी बढ़ा ले तो खतरा उसके लिए भी उतना ही है जितना दूसरों के लिए हो। इतना याद रखिएगा, देश बचेगा, देश में संसाधन बचेंगे, पीने के लिए पानी होगा, खाने के लिए खाना होगा, तभी हम सब जिंदा रहें। बाकी जिसको जो बोलना हो तो बोलता रहे। पाठशाला में अब इंडियन एयरफोर्स का चैप्टर जिसके 90 साल पूरे होने वाले हैं। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे है और इसी दिन इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। एयरफोर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए चंडीगढ़ में तैयारियां चल रही हैं। यह सेलिब्रेशन हर साल गाजियाबाद के इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में होता था, लेकिन पहली बार इसे चंडीगढ़ में किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि पीएम मोदी चाहते हैं कि हर कार्यक्रम
दिल्ली एनसीआर सेंट्रिक न बनकर रहे और दूसरी जगहों को भी ऐसे आयोजन का मौका मिले। एयरफोर्स डे से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल होती है जिसमें एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई है। राफेल से लेकर सुखोई, LCH, प्रचंड, जिसके बारे में आपको 2 दिन पहले बताया था, इन सब ने फ्लाई पास्ट किया। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को कुछ दिन पहले ही एयरफोर्स में शामिल किया गया था। इसके अलावा MI-17 हेलीकॉप्टर ने भी आसमान में करतब दिखाया। एयरफोर्स डे के सेलिब्रेशन में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान फ्लाई पास्ट करेंगे, जिसमें राफेल से लेकर सुखोई, मिग हॉक, जगुआर, चिनूक और अपाचे भी शामिल होंगे। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना है। 8 अक्टूबर 1932 में ब्रिटिश राज में एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। तब इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स रखा गया था। 1 अप्रैल 1933 को रॉयल एयरफोर्स के 6 ट्रेन्ड ऑफिसर्स और 19 एयर सोल्जर्स ने इंडियन एयरफोर्स के लिए पहली उड़ान भरी थी। इसके बाद 1939 में इंडियन एयरफोर्स ने अंग्रेजों के लिए पहली लड़ाई लड़ी। यह दूसरा विश्व युद्ध का वक्त था। 1947 के बंटवारे के बाद रॉयल इंडियन एयरफोर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा भारत के पास रहा और दूसरा पाकिस्तान को दिया गया। भारत को जो हिस्सा मिला उसका नाम नहीं बदला, रॉयल इंडियन एयरफोर्स ही रहा, जबकि पाकिस्तान को मिले हिस्से का नाम रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स कर दिया गया। आजादी के बाद पहले गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से रॉयल शब्द को हटा दिया और तब से इसका नाम इंडियन एयरफोर्स हो गया। 1947 में जब रॉयल इंडियन एयरफोर्स का बंटवारा हुआ तो एयरफोर्स को अटैक और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में बांटा गया। भारत को 6 फाइटर स्क्वाड्रन्स मिले, पाकिस्तान को 2 दिए। छोटा था भारत के मुकाबले तो उसको 2 मिले, भारत को 6 मिला। डकोटा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दोनों देशों में आधा बांटा गया। आजादी मिलने के कुछ ही महीने में भारतीय वायुसेना का पहला टेस्ट भी हो गया। इसका बैकग्राउंड यह है कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने पहले अपने कबायली हमलावर कश्मीर भेजे, फिर उसकी सेना के 2000 सैनिक कश्मीर के मुजफ्फराबाद में घुस गए, वहां पर कत्लेआम किया। उधर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की अगुवाई में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की सेना उरी इलाके में हमलावरों से लड़ रही। लेकिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की सेना में अधिकांश मुस्लिम सैनिक थे, जिनमें से कई पाकिस्तानी सेना और उसका साथ दे रहे कबायलियों से मिल गए। इसकी वजह से हरि सिंह की सेना के पास सैनिक कम पड़ गए, गोला बारूद भी कम पड़ गया। इसलिए महाराजा की सेना को बारामूला की तरफ पीछे हटना पड़ा। उधर 26 अक्टूबर 1947 तक पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने कश्मीर के छोटे छोटे गांव और शहरों पर कब्जा कर लिया, जिससे हालात और खराब हो गए। पाकिस्तानी हमलावरों ने श्रीनगर को बिजली सप्लाई करने वाले पावर हाउस को भी तबाह कर दिया और 26 अक्टूबर 1947 तक वो बारामूला तक पहुंच गए, जहां भयंकर लूटपाट, बलात्कार और कत्ल किए। पाकिस्तानी हमलावरों का टारगेट था श्रीनगर पहुंचना और श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा कर लें, क्योंकि उस वक्त के हालात के मुताबिक श्रीनगर हवाई अड्डे की सुरक्षा पर ही कश्मीर और भारत की सुरक्षा का भविष्य निर्भर होता था। तो यहां हो गया कब्जा, तो मामला अपने हाथ में आ गया, उनको लग रहा था। इसी बीच कश्मीर को बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी और सैन्य मदद के लिए विलय करना जरूरी था। इसलिए 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह और भारत सरकार के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय के दस्तावेज पर साइन हुई। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ने के लिए कश्मीर में सेना भेजने का फैसला लिया। भारतीय सैनिकों को एयरलिफ्ट करके कश्मीर घाटी में पहुंचाना था, लेकिन तब यह पता ही नहीं था कि पाकिस्तानी हमलावर श्रीनगर हवाई अड्डे से कितनी दूर है। यह पता लगाने के लिए अंबाला से एक विंग कमांडर और एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट को दिल्ली बुलाया गया और उन्हें श्रीनगर बारामूला रोड की रेकी करने के लिए कहा गया, जिससे यह सुनिश्चित हो पाए कि श्रीनगर हवाई अड्डे में भारतीय सैनिकों को उतारने के लिए कितना समय चाहिए। ये दोनों पायलट कश्मीर में रेकी करके आए और कंफर्म किया कि पाकिस्तानी घुसपैठिए अब भी बारामूला में हैं और श्रीनगर हवाई अड्डा तक पहुंचने में इन्हें 48 से 72 घंटे लगे। इसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को एयरफोर्स की पहली ट्रांसपोर्ट यूनिट नंबर 12 स्क्वाड्रन के डकोटा विमानों से सिख रेजिमेंट की 1st बटालियन और 161वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के जवानों को श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतारा गया। 27 अक्टूबर 1947 को सुबह 5 बजे से 3 डकोटा विमान ने दिल्ली के सफदरजंग से श्रीनगर के लिए पहली उड़ान भरी और पूरे दिन डकोटा विमानों के 28 चक्कर लगे। हर डकोटा विमान में 15 से 17 सैनिक जाते थे। आपको 27 अक्टूबर 1947 की तस्वीर दिखाता हूं, जब सेना के जवानों को लेकर एयरफोर्स के डकोटा विमान श्रीनगर पहुंचे थे। 27 अक्टूबर को हर साल इन्फेंट्री डे भी मनाया जाता है।
27 अक्टूबर 1947 को एयरफोर्स के डकोटा विमानों से भारतीय सैनिक दिल्ली से श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचाए गए। 30 अक्टूबर 1947 को अंबाला से एयरफोर्स के स्पिटफायर विमानों से एक टुकड़ी श्रीनगर पहुंची और पट्टन से आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तानी कबायलियों को रोका। एक हफ्ते के अंदर 7 स्क्वाड्रन के टेम्पेस्ट विमानों ने शेलातांग की लड़ाई में अहम रोल निभाया और वहां पर घुसपैठियों को आगे बढ़ने से रोका। 1947 में पाकिस्तानी कबायली इसलिए श्रीनगर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि भारतीय वायुसेना ने सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन को श्रीनगर पहुंचा दिया था और इस बटालियन के जवानों ने हर रास्ते को ब्लॉक किया। दूसरी बात यह भी थी कि एयरफोर्स के स्पिटफायर और टेम्पेस्ट विमानों के जरिए 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 1947 तक जो असरदार मिशन हुआ उससे मिले समय में सिख रेजिमेंट की 1st बटालियन के साथ 4 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान भी जुड़ गए, जिन्होंने श्रीनगर पहुंचने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी कबायलियों को बड़गाम में रोका और 3 नवंबर 1947 को भारतीय सैनिकों और पाकिस्तानी कबायलियों के बीच बैटल ऑफ बड़गाम हुआ। इसी में मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हुए थे और उन्हें मरणोपरांत देश का पहला परमवीर चक्र मिला था। पाकिस्तानी कबायलियों को बड़गाम में ही रोकने की वजह से भारतीय सेना को श्रीनगर में और सैनिक पहुंचाने का वक्त मिला, जिससे श्रीनगर आने वाले हर रास्ते को ब्लॉक किया गया। यानी भारतीय वायुसेना ने उस वक्त जो रोल निभाया उसकी वजह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, वरना अगर भारतीय वायुसेना का यह रोल न निभाने की स्थिति नहीं होती, अगर वो नहीं निभा पाते तो मुश्किल हालात हो जाते। 1947-48 के युद्ध में भारतीय वायुसेना ने 2 डकोटा, 2 स्पिटफायर, 1 हावर्ड, 12 टेम्पेस्ट विमानों को खोया था। करीब 1.5 साल के युद्ध में भारतीय वायुसेना के 32 ऑफिसर और एयरमैन शहीद हुए थे। एयरफोर्स को इस युद्ध के लिए 3 महावीर चक्र और 29 वीर चक्र दिए गए थे। इसके बाद 1962 का युद्ध हुआ। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि अगर 1962 में इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया होता तो उस युद्ध के नतीजे कुछ और हो सकते थे। 1962 के युद्ध में एयरफोर्स का इस्तेमाल अटैक के लिए नहीं किया गया, वायुसेना को सिर्फ एयरलिफ्ट करने के काम में लगाया गया। 20 अक्टूबर 1962 से 20 नवंबर 1962 तक एयरफोर्स के विमानों और हेलीकॉप्टर ने सिर्फ गोला बारूद और हथियारों को पहुंचाने का काम किया। वायुसेना का मुख्य काम लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में थल सेना की मदद करना था। 23 जुलाई 1962 को एयर मार्शल CKS राजे ने 32 जवानों के साथ C-119G विमान को लद्दाख में सबसे ऊंची कच्ची हवाई पट्टी से उड़ान भरा था। यह विमान गोला बारूद और हथियारों से भरा हुआ था। लद्दाख में सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर यह पहला ट्रांसपोर्ट मिशन था जो उस समय एक विश्व रिकॉर्ड था। यह हमारे एयरफोर्स की ताकत है और उसका गौरवशाली इतिहास है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी इंडियन एयरफोर्स बड़ा रोल निभाता दिखा था। 5 अगस्त को भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई। 1 सितंबर 1965 को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान को रौंदना शुरू किया। इसी दिन तत्कालीन चीफ ऑफ एयर स्टाफ अर्जन सिंह ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की और फिर उन्होंने शाम 6 बजे सूर्यास्त से ठीक पहले पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर हमला शुरू किया और पाकिस्तान के 10 टैंक, 2 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और 30 से 40 पाकिस्तानी गाड़ियों को तबाह कर दिया। एयरफोर्स के इस हमले के बाद पूरे युद्ध में भारतीय सेना पाकिस्तान पर हावी रही और 23 सितंबर को पाकिस्तान की हार के साथ युद्ध खत्म हुआ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 1962 वाली गलती नहीं दोहराई गई। 3 दिसंबर 1971 को दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ। पाकिस्तानी वायुसेना ने पहले भारतीय वायुसेना के नॉर्थ इंडिया के एयरबेस श्रीनगर, अमृतसर और पठानकोट को निशाना बनाया। जवाबी हमले में भारतीय वायुसेना ने लगातार 2 हफ्ते तक पाकिस्तान के एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। सिर्फ 13 दिनों में भारतीय वायुसेना ने 4000 से ज्यादा उड़ानें भरी और 13 दिनों में 13 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को मार गिराया। MiG-21 फाइटर जेट्स को इस युद्ध का हीरो कहा जाता है। MiG-21 के हमले में तेजगांव और कुर्मीतोला पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई बेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। एयरफोर्स के हमले की वजह से ही 14 दिनों के अंदर पाकिस्तान को युद्ध में हार मिली और 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। आज जो बांग्लादेश आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है उसके पीछे भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए आज भारतीय वायुसेना के उस ऐतिहासिक चैप्टर के पन्ने को पलटना जरूरी था। 14 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना को यह जानकारी मिली कि ढाका के गवर्नर हाउस में पाकिस्तानी सेना के सीनियर अधिकारी और पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर AM मलिक के बीच एक अहम मीटिंग होने वाली। इसमें भारत पर बड़े हमले की प्लानिंग की जाने वाली थी।
भारत ने इस मीटिंग को रोकने की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना को सौंपी और यह कहा कि किसी भी कीमत पर यह मीटिंग नहीं होनी चाहिए। इस निर्देश के बाद गुवाहाटी से 4 मिग फाइटर प्लेन ढाका के लिए उड़े और 45 मिनट के अंदर गवर्नर हाउस पर ताबड़तोड़ 192 रॉकेट से हमला किया। इस हमले में गवर्नर हाउस की मीटिंग और पाकिस्तान के इरादे दोनों ध्वस्त हो गए। इस हवाई हमले से गवर्नर AM मलिक बुरी तरह से डर गए और इस्तीफा दे दिया। इस हमले के 2 दिन बाद यानी 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। यह ऐतिहासिक तस्वीर भारत की जीत और बांग्लादेश की आजादी के सबसे बड़े दस्तावेज बन गए। भारतीय वायुसेना की असाधारण वीरता दिखाने के लिए विंग कमांडर SK कौल को महावीर चक्र और विंग कमांडर BK बिश्नोई और हरीश मसंद को वीर चक्र प्रदान किया गया। अब आप समझ रहे होंगे कि जो बांग्लादेश की आजादी में भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी भूमिका क्यों कही जाती है। 1999 के करगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों की सफाई के लिए ऑपरेशन सफेद सागर चलाया। 1971 के बाद भारतीय वायुसेना की यह सबसे बड़ी तैयारी थी। भारतीय वायुसेना ने थल सेना के साथ मिलकर करगिल की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को निशाना बनाया। भारतीय वायुसेना को इसमें जबरदस्त कामयाबी मिली। एयरफोर्स के इस ऑपरेशन को करगिल वॉर में गेम चेंजर माना जाता है। इस ऑपरेशन में वायुसेना के मिग फाइटर जेट जागुआर और मिराज 2000 का इस्तेमाल किया गया था। इन लड़ाकू विमानों से घुसपैठियों पर 578 एयर स्ट्राइक की गई। डायरेक्ट अटैक के अलावा करगिल वॉर के सप्लाई चेन में भी वायुसेना की बड़ी भूमिका थी। 1999 के करगिल वॉर के 20 साल बाद 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने POK में घुसकर आतंकियों को मारा। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार किसी दूसरे देश के कब्जे वाले इलाके में इस तरह की एयर स्ट्राइक की। 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसके जवाब में 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने गई। इंडियन एयरफोर्स के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट ने LOC के पार जाकर पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को उड़ाया। एयरफोर्स ने इस हमले में 1000 किलो के बम का इस्तेमाल किया। इसमें 300 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात कही गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट इस ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस आए और उसके बाद पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी। तो यह था हमारे देश के एयरफोर्स का गौरवशाली पन्ना और ये वो चैप्टर है जो आपको गौरव से भर देता है। इसलिए सारे सैनिकों को, देश के सैनिकों को सल्यूट है। पाठशाला में वो चैप्टर जो बहुत वायरल हैं, लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा और हमें मैसेजेस भेजे कि वो इसे दोबारा देखना चाहते हैं, पूरी डिटेल में देखना चाहते हैं। तो वो चैप्टर सब आपके लिए लेकर आया हूं। एक फिल्म का ट्रेलर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। फिल्म का नाम है आदि पुरुष, जो रामायण पर आधारित बताई जा रही है। और आदि पुरुष का अर्थ होता है ईश्वर या परमेश्वर। भगवान श्री राम को आदि पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया है, इसलिए यह फिल्म भगवान राम के जीवन काल पर आधारित है। लेकिन इस फिल्म को लेकर जो विवाद है वो सबसे ज्यादा फिल्म के किरदारों के लुक को लेकर है, क्योंकि अभी टीजर आया है तो उसमें 2 किरदार दिख रहे हैं। उसको लेकर लोगों का दिमाग ठनक गया, ये कौन सा रावण दिखा रहे हैं, ये कौन से हनुमान जी दिखा रहे हैं। भाई, सबसे ज्यादा विवाद रावण और हनुमान के लुक को लेकर है। फिल्म में रावण का किरदार सैफ अली खान ने निभाया है। ट्रेलर देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि दाढ़ी वाला रावण कहां से आ गया। भाई, हमने तो नहीं सुना आज तक, ना देखा आज तक। ये कौन से एंगल से रावण दिख रहा है। रावण की लंबी दाढ़ी को देखकर लोग पूछ रहे हैं कि ये रावण है या अलाउद्दीन खिलजी है। इसकी तस्वीर देखिए, आंखों में सूरमा लगाए, बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ ये आदमी रावण दिख रहा है या अलाउद्दीन खिलजी दिख रहा है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में रावण की परिकल्पना एक अहंकारी और शक्तिशाली राजा के तौर पर थी, जिसके माथे पर मुकुट था, चेहरे पर मोटी गहरी मूंछ वाली छवि दिखाई गई है। लेकिन इस फिल्म का रावण जो है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी सैलून से अभी अभी स्टाइलिश हेयर कट लेकर आया भाई। और फिल्म के निर्देशन में क्रिएटिविटी के नाम पर अपने तरीके से किरदार गढ़ दिए गए, जिसमें लोग कह रहे हैं कि रिसर्च की भारी कमी है और तथ्यों के साथ भरपूर छेड़छाड़ कर दी गई। भाई, आप क्रिएटिविटी के नाम पर अब आप रावण को खिलजी टाइप नहीं रहना दिखा देंगे। अब कई पुरानी पॉलिटिकल फिल्में बनती हैं जिसमें किसी नेता को आप दिखाते हैं। अब कोई नेता साड़ी पहनते उस जमाने में रहता हो और उसको पोर्ट्रे करेंगे दिखाने के लिए, तो उसको जीन्स थोड़ी पहना देंगे। कोई कुर्ते पजामे वाला नेता हो, उसको सूट बूट में थोड़ी दिखा देंगे। उसको जब उतारते तो वैसे ही उतारते हैं। तो ये कौन सा रावण है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा।
इसी तरह हनुमान का किरदार भी लोगों की समझ से परे। ये हनुमान जी हैं। हनुमान के लुक में भी बहुत बदलाव कर दिया गया है। खासतौर पर दाढ़ी को देखकर ऐसा लगता है कि निर्देशक ने किसी मुगल बादशाह से प्रभावित होकर अभी अभी ट्रिमर से सेट की है। ये तस्वीर आप देखिए, आपको लगेगा, अगर ये ना बताया जाए कि हनुमान जी हैं, तो आपको लगेगा कि कोई मुगल कालीन फिल्म है जिसमें कोई मुगल कैरेक्टर है। बस सिर पर से चंदन टीका वगैरह हटा दीजिए। इसके अलावा वस्त्रों के नाम पर हनुमान जी के किरदार को चमड़े के अंग वस्त्र पहना दिया गया है। यही नहीं, हनुमान खड़ाऊ की जगह चप्पल पहनकर उड़ रहे हैं। अब फिल्म के मुख्य किरदार भगवान राम पर आते हैं। साउथ के सुपरस्टार प्रभास ने यह किरदार निभाया। इसे देखकर लोग पूछ रहे हैं कि मूंछ वाले भगवान राम को पहले कभी नहीं देखा। हमारे शास्त्रों में भगवान राम की कल्पना एक धीर गंभीर दिखने वाले निर्भीक और आत्मविश्वासी महापुरुष से की गई है, जिसके चेहरे पर तेज और सौम्यता दिखाई देती है। लेकिन फिल्म आदि पुरुष के राम में बहुत सारी खूबियां गायब हैं। यहां भी राम के किरदार को लकड़ी की खड़ाऊ की जगह सैंडल जैसी चीज पहनाई गई। उनका किरदार आदि पुरुष की बजाय बाहुबली वाला ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर लोग सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं कि रावण के कैरेक्टर को मुस्लिम आक्रांता वाला लुक क्यों दिया गया। कई लोगों को यह भी हमारे ग्रंथों और शास्त्रों में राम को महानायक और रावण को खलनायक के रूप में बताया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ ना कि आप खलनायक के नाम पर उसकी छवि कुछ भी बना देंगे, उसको खिलजी टाइप दिखा देंगे। मतलब रावण का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। फिल्म आदि पुरुष का जो ट्रेलर है उसको देखकर लगता है कि या तो ये जानबूझकर किया गया ताकि कंट्रोवर्सी हो, फिल्म के बारे में चर्चा हो, या फिल्म को फ्री में ही पब्लिसिटी मिल जाए ये सोचकर ये कर दिया गया होगा, या सोचा गया होगा कि हमारे देश का हिंदू तो बहुत उदार है, थोड़ा बहुत विरोध करेगा, कौन सा गला पकड़ लेगा, इसलिए क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी कर दो। पहले भी हुआ इस देश के अंदर, देवी देवताओं का अपमान कर दो। अभी हाल में आई थी ना फिल्म जिसमें काली जी को सिगरेट पीते दिखा दिया गया था। जो मन आए कर दो, हिंदू कुछ थोड़ी बोलने वाला है। लेकिन ट्रेलर देखकर एक बात साफ है कि रिसर्च ठीक नहीं। इन लोगों ने अगर वाल्मीकि रामायण को पढ़ा होता तो रावण का लुक खिलजी वाला नहीं होता, हनुमान जी का लुक ऐसा नहीं दिखता जो दिख रहा है, और पुष्पक विमान भी वैसा नहीं दिखता। आपने पुष्पक विमान को गौर नहीं किया होगा, पुष्पक विमान को चमगादड़ दिखा दिया, तो अलग ही हिसाब से अपने हिसाब से चीजें गढ़ ली गई। आज मैं आपको संदर्भ और श्लोक के साथ वो बातें बताऊंगा जिससे आपके मन में रावण की फोटो क्लियर हो जाएगी। कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि हमको कैसे पता चलेगा रावण खिलजी जैसा नहीं दिखता था। बॉस, अगर आपको नहीं पता तो आज पाठशाला देखिए। मैं आपको वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है रावण का वो बता रहा हूं, श्लोक जो लिखे गए वो पढ़कर बता रहा हूं। आप तय कर पाएंगे कि रावण खिलजी जैसा दिखता था या नहीं दिखता था, और इसीलिए बहुत ऑथेंटिक रिसर्च आपके सामने रखा। वाल्मीकि रामायण में रावण का लुक किस तरह बताया गया है वो श्लोक में सुनिए। श्लोक है, भ्राजमानाम महारहेणन कांचनेन विराजता मुक्तजाला वृतेनाथ मुकुटेन महाद्वितम। यानी इस श्लोक में कहा गया है कि रावण बड़ा मूल्यवान और मोतियों से जड़ा हुआ मुकुट पहने हुए। ये श्लोक कह रहा है, नीचे उसका देखिए अर्थ लिखा हुआ है। लेकिन फिल्म आदि पुरुष का रावण बिना मुकुट के दिखता है। श्लोक कह रहा है कि उसके वो ज्वेलरी पहन रहा है, आभूषणों से लदा हुआ है, और आपको कैसे दिख रहे हैं ये सैफ अली खान साहब, आप सोचिए उसके बारे में, आप कंपेयर कीजिए। श्लोक है, नीचे उसका ट्रांसलेशन है, मुकुट है मोतियों से जड़ा हुआ मूल्यवान, ये लिखा है वाल्मीकि रामायण में रावण के लिए। ये भाई साहब अपना कुछ हेयर कट लेके आगे खिलजी टाइप दाढ़ी बना ली। अच्छा, जब इतना वर्णन किया जा रहा है वाल्मीकि रामायण में कि वो कैसा रावण दिखता था, तो उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि उसकी दाढ़ी थी। अगर रावण की दाढ़ी होती, और जब इतना चरित्र, इतना उसके रूप का वर्णन हो रहा है कि ऐसा दिखता था, ऐसे मुकुट पहनता था, ऐसी चीजें होती थी, तो सामने वाला ये भी लिख देता कि उसकी दाढ़ी थी। दाढ़ी का कहीं जिक्र नहीं है वाल्मीकि रामायण, लेकिन ये भाई साहब ने फिल्म बनाई और खिलजी टाइप दाढ़ी दे दी। मूंछ का जिक्र इसलिए है क्योंकि मूंछ जो है ना, कई बार लोग ताव देते हैं अहंकार में, तो रावण का मूंछ जो है उसके अहंकार का प्रतीक। यहां भाई साहब की मूंछें दाढ़ी से मिला दी गई, और ये मुगल काल में होता होगा, रावण के समय नहीं होता था भाई। खिलजी रखता होगा, रावण ने नहीं रखा था। तो पहला तो वो आपको बता रहा हूं श्लोक
जो सीधे सीधे क्लियर कर दे रहा है कि यह हिसाब नहीं बैठ रहा। अगले श्लोक में रावण के शरीर पर सोने के अद्भुत आभूषण पहने हुए होने का वर्णन है। इनमें आभूषणों में हीरे, मूल्यवान मणियां लगी हुई हैं, लेकिन फिल्म का रावण को आभूषण से परहेज है, यह दिखता है। अब ये आपके सामने मैंने जो पूरा श्लोक है वो वैसा का वैसा लिख दिया है कि इस श्लोक को भी अगर आप पढ़ेंगे, इसमें रावण को मूल्यवान रेशमी कपड़े पहने हुए कहा गया है और उसके शरीर पर लाल चंदन लगा हुआ ये लिखा गया है। लेकिन फिल्म का रावण तो आंखों में काला सूरमा लगा रहा है। ये भाई साहब अलग कैरेक्टर बन गए और शरीर पर अलाउद्दीन खिलजी के कपड़े पहने हुए हैं। उसमें कहा जा रहा है वाल्मीकि रामायण में कि रावण सिल्क के कपड़े पहनता था। यहां भाई साहब ने खिलजी टाइप का जो वॉरियर वाला वो होता है वो पहने हुए हैं। रावण ने मूल्यवान रेशमी कपड़े पहने हुए हैं, उसके शरीर पर लाल चंदन लगा हुआ है। यह वाल्मीकि रामायण में वर्णन। यह हो गया रावण का जिक्र। तो बॉस, जिसने भी फिल्म बनाई है, या तो उसको खिलजी से बहुत प्यार था, या तो उसको मुगलों से बहुत प्यार था, या फिर उसको लगा कि बिना पढ़े कुछ भी बना दो, हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में रावण का ऐसा वर्णन नहीं है। इसी तरह से पुष्पक विमान को फिल्म में चमगादड़ की तरह दिखा दिया गया। ये देखिए, ये पुष्पक विमान। अब क्रिएटिविटी के नाम पर आप पुष्पक विमान को चमगादड़ दिखा रहे हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान के बारे में बताया गया है कि यह भगवान कुबेर का शुभ विमान था। अब चमगादड़ कब से शुभ हो गया? जिसे रावण ने बलपूर्वक हथिया लिया। यह विमान उसी के आदेश पर चलता था जो इस विमान को जीत लेता था। यह विमान अपने स्वामी के मन की गति से चलता था और अपने स्वामी के आदेश पर विमान छोटे या बड़े आकार का हो जाता था। इस पर वाल्मीकि रामायण में श्लोक है कि यस्य तत् पुष्पकम नाम विमानम कामगम शुभम वीर्याद आवर्जितम भद्रे येन यामी विहायसम। यानी मैं वो रावण हूं जिसने अपनी वीरता से कुबेर के शुभ विमान को अर्जित किया है। मैं इसे अपने आदेश से इसके सहारे आकाश में उड़ाता हूं। इसमें भी कहीं चमगादड़ का जिक्र नहीं है। आप अगर देखेंगे, जो पहले आपने रामायण देखी होगी, उसमें भी पुष्पक विमान में चमगादड़ नहीं दिख रहा। ये भाई साहब क्रिएटिविटी के नाम पर एक नया चमगादड़ लेकर आ गए। ये आप पूरी तरह से जो हिंदुओं के आराध्य हैं, जो उनकी श्रद्धा के केंद्र हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर लोग सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं कि रावण के कैरेक्टर को मुस्लिम आक्रांता वाला लुक क्यों दिया गया, क्योंकि रावण को ऐसे लुक में कभी नहीं देखा। लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिल्में हो या फिर सीरियल हो या फिर रामलीलाएं हो, रावण के एक एक कैरेक्टर की छवि लोगों के मन में बसी हुई। इसलिए आदि पुरुष के रावण और हनुमान को देखकर लोग तुरंत ये कहने लगे कि ऐसे रावण और ऐसे हनुमान को कभी नहीं देखा। रामायण पर पिछले कुछ दशकों में सबसे प्रामाणिक काम हुआ था 1980 के दशक, जब रामानंद सागर की रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित हुई। रामायण सीरियल को हम सबने देखा था और कोविड के दौरान भी जब रामायण का प्रसारण फिर से किया गया था, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे व्यूअरशिप। रामानंद सागर के रामायण सीरियल की वजह से रामायण का एक एक किरदार लोगों के मन में अब भी अंकित है। इस रामानंद सागर वाले रामायण में, इसमें भगवान राम का किरदार अरुण गोविल ने निभाया, जो बेहद शांत और निर्भीक दिखाई दे रहे हैं। इस किरदार में मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप भी दिख सकता था, लेकिन आदि पुरुष में दिखाए गए किरदार में वो बात नहीं दिखाई देती। यहां भी राम को जो है वो वॉरियर के तौर पे दिखाया गया है। उनके कपड़े आप देखिए और आपने रामानंद सागर के रामायण में जो भगवान राम को देखा है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। यहां मूंछ दिख रही है आपको आदि पुरुष में, वहां आपको मूंछ नहीं दिखती। यहां आपको वॉरियर वाला ड्रेस पहने हुए दिख रहे हैं, वहां आप देख लीजिए किस तरह का ड्रेस है। वहां एक आपको मुकुट नजर आ रहा है, यहां कोई मुकुट नहीं है। यहां मूंछ हो गई, वहां मूंछ नहीं है। इसी तरह रामानंद सागर की रामायण का रावण आपको दिखाता हूं। इसके सिर पर मुकुट पहने हुए आपको वो कैरेक्टर याद होगा अगर रावण आप दिखाएं, और चेहरे पर बड़ी मूंछें। ये किरदार अहंकार का प्रतीक था। यहां रावण जो है वो पता नहीं कैसा खिलजी टाइप का डरावना सा दिखाने की कोशिश की गई है। मुगल या दाढ़ी लगा दी गई है, आंखों में सूरमा है। इसी तरह हनुमान का किरदार
उस समय दारा सिंह ने निभाया था, जो घर घर में प्रसिद्ध हुआ। उनका शक्तिशाली शरीर और राम भक्ति को देखकर हर किसी ने उन्हें असली हनुमान मान लिया। लेकिन फिल्म में हनुमान को देखकर लोगों की भावनाएं बहुत आहत हुई, खासतौर पर दाढ़ी को देखकर, कि वहां आप देखिए हनुमान जी कैसे दिखते थे। ये आपको दिखा रहा हूं पुराने रामानंद सागर की रामायण के हनुमान जी, और यहां आप हनुमान जी को देखिए, ऐसा लगता है अभी अभी कोई मुगल शासक का जो वॉरियर है वो निकल कर आ गया। ऑब्सेशन ही मुगल से खत्म नहीं। पूरे देश में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रामलीलाएं होती, हजारों सालों से रामलीलाएं होती आ रही, लेकिन कहीं पर भी रामलीलाओं में ऐसे रावण को नहीं देखा गया जो मॉडर्न हेयर कट और मुगल आक्रांताओं की तरह दिख रहा। मैंने अपने शो राष्ट्रवाद में आज शाम में राम का किरदार निभाने वाले कलाकारों से पूछा कि क्या उन्होंने ऐसा रावण कभी देखा है। हो सकता है हमने ना देखा हो, वो लोग तो इतने साल से कर रहे हैं रामलीला, शायद उन्होंने देखा हो। उन राम और लक्ष्मण को सुनिए जो रामलीला में राम और लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं, वो क्या बता रहे हैं। बैठे हैं जो लोग रामलीला में राम और लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं। सर, आप लोगों ने कभी ऐसा रावण या ऐसा हनुमान जी जो दिखाया गया है ट्रेलर, आप लोगों ने ट्रेलर देखा कि नहीं देखा? हाँ, मैंने ट्रेलर देखा। अच्छा, आपको कुछ लगा उसमें आपत्तिजनक? जिस विषय पे अभी चर्चा हो रही थी रावण की दाढ़ी को लेकर, सो मुझे भी मतलब देखने के बाद ये है कि हाँ थोड़ी लिबर्टी मिलती है, बट अब हम लोगों ने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा अपनी रामलीला में कि किसी में भी रावण की दाढ़ी हो, तो ये तो है। खैर नहीं देखा? नहीं। आप कितने साल से रामलीला कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए हैं रामलीला करते। और आप लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं? जी सर। आप कितने साल से रामलीला कर रहे हैं? मैं 4 साल से कर रहा हूँ। तो आपने कहीं किसी रामलीला में रावण को वैसा देखा है? नहीं सर, ऐसा रावण नहीं देखा। हाँ, ऐसा हनुमान देखा था जैसा? नहीं, ऐसा हनुमान भी नहीं देखा। आज हम उसी विषय पे हम बात कर रहे थे, मैं और सुबह, कि ये मुझे लगता है रावण कम और खिलजी ज्यादा लग रही थी। खिलजी लग रहा। और आपको, अच्छा, ये आपको खुद से देख के लगा या 4 लोगों ने दिमाग में? नहीं, हम ट्रेलर देखे थे, हम दोनों लोग साथ में थे, तो तभी हम देख रहे थे कि ये क्या लुक लेके आए हैं, मतलब ये तो रावण कहीं से लग ही नहीं रहे। तो आपकी पूरी रामलीला में ये चर्चा हुई है कि ये खिलजी लग रहा है? मतलब जो भी लोग देख रहे हैं वो सब यही बोल रहे हैं। अभी तक तो नेगेटिव रिव्यू मिला है इसके लिए। और हनुमान जी को लेके क्या चर्चा हो रही है? हनुमान जी को लेके भी यही है, लेकिन हनुमान जी को लेके इतना नहीं देखा। उनको जो चमड़े का वस्त्र पहना है उसको कुछ लोगों को वो तो बिल्कुल होनी चाहिए। आपके रामलीला में हनुमान जी को जब वस्त्र पहनाते हैं तो क्या पहनाते हैं? उनकी एक अलग से ड्रेस होती है सर, चमड़े का तो यूज कहीं भी नहीं होता ही नहीं, रामलीला में तो होता ही नहीं, वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है। कभी आप लोग जब रामलीला करते हैं तो उसमें लिबर्टी के नाम पर आप लोग कुछ चेंज करते हैं? नहीं, हम लोग नहीं करते, कुछ नहीं करते, बिल्कुल नहीं। जो चरित्र है राम लक्ष्मण का या किसी भी कैरेक्टर का, उसको ध्यान में रख के ही हम सब कुछ करते हैं। आपको, चूंकि आप लोग इतने साल से रामलीला भी कर रहे हैं, आपको लगता है हिंदुओं की भावनाएं जो है वो थोड़ी लाइटली ली जाती हैं कि ये क्या ही करेंगे? हाँ, मुझे वो तो अक्सर हो रहा है अभी, और इसीलिए बाइकआउट भी ज्यादा चल रहा है आजकल, देख रहे होंगे आप फिल्मों में। जिन्होंने रामलीलाएं की हैं उन्होंने कभी ऐसा राम रावण हनुमान नहीं देखा, ऐसा पुष्पक विमान नहीं सुना। वाल्मीकि रामायण जो इतने साल पहले लिखी गई, उसमें भी कहीं जिक्र नहीं है ऐसे राम रावण और हनुमान का। तो फिर आप क्रिएटिविटी के नाम पर अगर ऐसा करते हैं और हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाएं और वो बॉयकॉट करने की बात करें, तो फिर नैरेटिव कर दिया जाता कि 2014 के बाद हिंदू जो है वो अग्रेसिव हो गया। अग्रेसिव नहीं हो गया बॉस, वो आज भी बॉयकॉट के अलावा कुछ नहीं करता। वो सरतान से जुदा के नारे नहीं लगाता, वो किसी को मारने की बात नहीं करता। वो बॉयकॉट कर सकता है, उतना करता है। उसके बावजूद अगर आप उसकी भावनाओं को आहत करते हैं तो इस देश में सोचने और समझने की जरूरत है कि हिंदू भी आहत हो सकता है। जैसे अमेरिका में चला था ब्लैक लाइव मैटर्स, वैसे ही हिंदू सेंटीमेंट मैटर्स, ये हैशटैग ट्रेंड होना चाहिए ट्विटर वगैरह पर, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि हिंदुओं की भी भावना है। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। अमेरिका के फ्लोरिडा में हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। रात के वक्त ली गई इन तस्वीरों में एक कार तेज रफ्तार से सड़क पर भागती दिखाई दे रही है। सेंट पीटर्सबर्ग की सड़क पर भाग रहे इस कार का पुलिस वाले पीछा कर रहे हैं, मगर कार रुकने का नाम नहीं ले रही। हर सिग्नल को तोड़ते हुए चौराहों से कार 123 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही है। इस कार के अंदर 3 नाबालिग सवार हैं और कार कहीं भी धीमा होने का नाम नहीं ले रही। कई गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए कार सड़क पर फर्राटे भरती हुई आगे निकलती है
तभी कुछ ऐसा होता है जिसका डर सभी को। कार का संतुलन बिगड़ जाता है और कार डिवाइडर से टकराते हुए हवा में उड़ जाती है। कैसे कार ने संतुलन खोया? वो पहले डिवाइडर से टकराई और फिर हवा में कई पलटे खाते हुए जमीन पर आ गई। आप पूरा मामला समझिए। सेंट पीटर्सबर्ग में इस कार के मालिक ने इसमें चाबी लगी छोड़ दी। तभी तीनों नाबालिगों की नजर इस पर पड़ी। उसके बाद तीनों बच्चों ने कार की सवारी करने की ठान और कार को सड़क पर दौड़ा दिया। पुलिस कुछ कर पाती इससे पहले कार ने रफ्तार पकड़ ली और सड़क पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। नॉर्थ कोरिया को जवाब देना पड़ गया उल्टा। बैलिस्टिक मिसाइल फटने से लगी भयंकर आग। युद्ध की आशंका से दहशत में आए साउथ कोरिया के लोग। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच मिलिट्री टेंशन दुनिया के किसी भी देश से छिपी नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया के एक शहर में जब अचानक धमाके के साथ भयंकर आग लगी तो लोगों के बीच हड़कंप मच गया। उन्हें लगा मानो फिर से युद्ध छिड़ गया हो। नॉर्थ कोरिया को तल्ख जवाब देने के लिए साउथ कोरिया और अमेरिका ने जापान के ऊपर से कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी, लेकिन उनमें से एक मिसाइल साउथ कोरिया में फट गई, जिसकी वजह से वहां के एक शहर में दहशत फैल गई। दरअसल साउथ कोरिया की सेना ने ह्यूनमू 2 नाम की एक छोटी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को दागा था, लेकिन लॉन्च के बाद इसमें गड़बड़ी आ गई और ये खराब होकर गिर पड़ी, जिसके बाद तेज धमाका हुआ और लॉन्च साइट पर भयंकर आग लग गई। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों के सामने सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे घने जंगलों के बीच रूसी सैनिक टैंक्स पर बैठकर आते हैं। टैंक्स के आगे सफेद रंग का झंडा लगा हुआ है। टैंक को चारों ओर से यूक्रेन के सैनिकों ने घेरा हुआ है। यूक्रेन के सैनिक टैंक की तरफ आगे बढ़ते हैं, तभी टैंक पर सवार रूसी सैनिक हाथों में सफेद झंडा लिए हुए दिखाई देता है। अपने दोनों हाथों को उठाए 2 रूसी सैनिक टैंक के नीचे आ जाते हैं और सरेंडर करते हुए जमीन पर लेट जाते हैं। यूक्रेन के सैनिक सरेंडर किए हुए रूसी सैनिकों की तलाशी ले रहे हैं कि तभी टैंक से एक और रूसी सैनिक हाथ उठाए हुए बाहर निकलता है। वो भी टैंक के नीचे उतरता है और यूक्रेन के सैनिकों के सामने सरेंडर कर देता है। चट्टानों से टकराई नाव, समंदर में डूबे लोग, बेहतर जिंदगी के लिए कर रहे थे सफर। मौत ने अपने आगोश में ले लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें ग्रीस के एक आइलैंड से सामने आई हैं, जहां प्रवासियों को पानी से बाहर निकाला जा रहा है। दरअसल तुर्की से इटली जा रही प्रवासियों की एक नाव चट्टानों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पानी में डूब गई। माना जा रहा है कि इस बोट में लगभग 100 लोग सवार थे, जो बेहतर जिंदगी के लिए यूरोप के देशों में शरण लेने जा रहे थे। ग्रीस के कोस्ट गार्ड को जब इस हादसे के बारे में पता चला तो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस बचाव अभियान में अब तक सिर्फ 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका है, जबकि 17 लोगों के शव बरामद हुए हैं और करीब 75 लोग अब तक लापता हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ काली का नृत्य चल रहा है। कुछ युवक काली का रूप धारण किए हुए हैं, हाथों में खप्पर लिए नृत्य कर रहे हैं। तभी कुछ ऐसा होता है कि इस पंडाल में एकदम से अफरा तफरी मच जाती है। काली नृत्य करते हुए कलाकार के शरीर पर आग पकड़ लेती है। एक बार फिर देखिए, आग लगने की वजह से काली नृत्य कर रहा ये युवक बुरी तरह से झुलस गया। झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मेरी जानकारी के मुताबिक जैतपुर के अनूपपुर की सीमा में लगे गाँव जमगांव में दुर्गा नवमी की रात काली नृत्य हो रहा था। 3 लोग काली नृत्य कर रहे थे। तभी नृत्य करते करते सुरेश मेहरा नाम के इस युवक के शरीर में आग पकड़ जाती है। आग लगने के बाद पंडाल में बैठे लोग बुरी तरह डर जाते हैं। बच्चे उठकर भागने लगते हैं। जमीन पर बैठे लोग खड़े हो जाते हैं। इसके बाद कुछ युवक आगे बढ़ते हैं और बड़ी मुश्किल से आग को बुझाते हैं। बताया जा रहा है कि आग की वजह से इस युवक के शरीर का 50% हिस्सा जल गया है। दिल्ली के पास गुरुग्राम में पुलिस की टीम पर हमला हुआ। यहां कुछ बदमाशों ने कॉल कर बुलाई गई पीसीआर की गाड़ी पर हमला कर दिया। तस्वीरें देखिए कैसे हाथ में लाठी लिए ये बदमाश पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के लिए आ जाता है। बदमाशों ने यहां पुलिस की गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए।
पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस टीम पर यह हमला रिठौज गांव के पास हुआ। हमले में 2 पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पास के एक अस्पताल में मनीष और संदीप नाम के युवक दवाई लेने के लिए पहुंचे और उनका पैसों को लेकर अस्पताल में विवाद हो गया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को बुलाया। पुलिस के आते ही दोनों ने पीसीआर पर अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश भी की। पुलिस ने इस मामले में कुल 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। चारों आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।